IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हम सिंगेज बुक के थ्रू कर रहे हैं। इन्होंने पूरा आपका 11th-12th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 5 मेजर जो चंक्स हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारे पार्ट्स करेंगे, बहुत डिटेल मैनर में करेंगे और प्रॉपर्ली करेंगे। आई होप आप जानते हैं हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन हमारा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब यकीन करिए कोई भी हिडन कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ, ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इलिप्स जो चैप्टर आपका चल रहा है 6th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके बाद आपका हम हाइपरबोला चैप्टर शुरू करेंगे। आपका फाइनल चैप्टर है इलिप्स का, मतलब फाइनल वीडियो है इलिप्स चैप्टर का। इसके बाद हम हाइपरबोला चैप्टर शुरू करेंगे। तो बिल्कुल कमर कस के बैठिएगा भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका हाइपरबोला आने वाला है और वो आखिरी चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि उसके बाद हम शुरू करेंगे कैलकुलस। ऐसा कुछ नहीं है, आप 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, आप जहाँ भी हो आप आराम से चीज़ें समझ सकते हैं। बहुत बेसिक से स्क्रैच से चीज़ें लेकर JEE एडवांस तक लेकर जाएंगे, आप ये जानते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ प्रॉपर्ली कर रहे हैं। क्योंकि हम सारी बुक्स तो करने ही वाले हैं, सारे चैप्टर्स भी करेंगे, हर कंसेप्ट को करेंगे, उन्हें और कंसोलिडेट करेंगे आपको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से। कहानी खत्म यहाँ नहीं होगी, हम फिर शिफ्ट होंगे एक्सरसाइजेस के, हर वेराइटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को केटर करेंगे, सारा एक्सपोजर आपको देंगे ताकि आप सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लें। और फिर हम शिफ्ट होंगे या चैप्टर कल्मिनेट करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। यानी इतनी प्लान, इतनी मजबूत, इतनी डिटेल्ड थरो तैयारी आपकी होगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज फाइनली हम JEE एडवांस के क्वेश्चंस के साथ इस इलिप्स चैप्टर को कल्मिनेट खत्म करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं उनके साथ हम फाइनल कैटेगरी जो आपकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर बात करें। JEE एडवांस का 2013 में एक पूछा हुआ बहुत मजेदार, बहुत शानदार सा क्वेश्चन क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक वर्टिकल लाइन है, आई होप आप समझ पा रहे हो, वर्टिकल लाइन व्हिच पासेस थ्रू h,0 h,0 काफी कुछ कह दिया उसने। अगर आपसे मैं कहना चाहूँ तो वो कह रहा है intersects the ellipse at this point P and Q। काफी कुछ कह रहा है वो, अगर आप चीजें समझ पा रहे हो तो। let the tangents to the ellipse at P and Q meet at the point R। निकालेंगे सर, ये दिया है तो फिर और भी बातें करेंगे। फिर वो क्या बोल रहा है, इफ डेल्टा H, तो कह रहा है डेल्टा H जो है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR। तो जो ट्रायंगल PQR बन रहा है उसका एरिया वो बोल रहा है ना। उसने दो बातें और कही हैं, डेल्टा 1 जो कि डेल्टा H की मैक्सिमम वैल्यू, दरमियान ये रखते हुए कि H आपका 1/2 से 1 के बीच है, और डेल्टा 2 आपके डेल्टा H उस PQR ट्रायंगल की मिनिमम वैल्यू, इस H को 1/2 से 1 के बीच रखते हो। जो भी उसने हालात बनाए हैं समझेंगे। तो वो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है 8/√5 टाइम डेल्टा 1 माइनस 8 टाइम्स डेल्टा 2। कैसे करेंगे सर, बहुत कुछ कह दिया इसने तो। मेरा कहना है थोड़ा पेशेंस रखिए, निकाल सकते हैं। पहले तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि अगर एक वर्टिकल लाइन है h,0 तो क्या इसे हमें विजुलाइज करने में कोई दिक्कत आएगी। सर चीज़ें प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं और देखेंगे जो जो हालात बनेंगे, है ना। तो एक प्रॉपर सा एलिप्स ये देख पा रहे हो आप, ये हमारे जीवन की आधी समस्या दूर कर देता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सा एलिप्सिस में कहीं नहीं जा रही चीज़ें, सब कुछ बड़ा मज़ेदार सा है। तो सर पहले तो इसे ही प्लॉट करते हैं, है ना। तो सर ये रहा मान लो आपका एलिप्स, और पहले तो इस एलिप्स के इस ट्रायंगल तक पहुंचने से पहले मैं चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमैटिकली बनाना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए सिस्टमैटिकली बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। आप एग्जाम में इतनी कलाकारी मत दिखाइएगा, आप आर्टिस्ट मत बनिएगा, आप मैथमेटिशियन बनिएगा, ताकि आप क्वेश्चंस फटाफट कर लेना। मैं बहुत प्रिसीजन के साथ बनाना चाह रहा हूँ ताकि जब मैं आपको चीज़ें समझाऊँ और दिखाऊँ तो आपको दिखें, आपको समझ आए कि देखो चीज़ें इस तरीके से ऐसे इसलिए हो रही हैं, है ना। तो इस तरीके से ये रहा आपका क्या फाइनली एलिप्स। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस बात से, ये बात आप सभी को एग्री करती है, इस बात से आप सब सहमत हैं, है ना। तो इस तरीके से ये रहा एलिप्स, बहुत बढ़िया सॉर्टेड सा है। बस मैं क्रॉस चेक कर रहा था। अभी क्या, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो गौर से देखिएगा, उसने क्या कहा, एक वर्टिकल लाइन है h,0 यानी x एक्सिस पर h कोऑर्डिनेट से पास होती है, y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, ये h,0 से पास होती है। शैला इसे h,0 यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, यहीं क्यों ले रहे हो सर, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पर, है ना। तो यहाँ भी नहीं हो सकती, यहीं कहीं होगी। लेट्स से ये वो लाइन है ना, मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो ये वो लाइन है आपकी h,0 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मतलब क्या सर, h,0 से पास हो रही है, और वर्टिकल है मतलब क्लियर सी बात है सर, बहुत एपेरेंट सी बात है कि वो आपकी क्या रही होगी, वो आपकी x एक्सिस पर परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल रही होगी। तो इस तरीके से वो लाइन गुजरी होगी, इफ़ यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट, एवरीवन विद मी सो फार। अब अगर ये वो वर्टिकल लाइन है तो इसने x एक्सिस
के जो परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के पैरेलल इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट्स पर, और वो पॉइंट्स क्या है, पी और क्यू, है ना। मैं पहले तो सारी बातें छोड़ ये पी और क्यू पॉइंट्स निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। आप एक बात सोचो, पी और क्यू पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? आप देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट, क्या आपको दिखा या मैं आपको समझाऊं कि एच क्यों होगा भाई? आप सोचो ना, ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ 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 सब जगह इस पर जो लाई करेगा पॉइंट, उसकी डिस्टेंस यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो एच ही रहने वाली है ना। तो क्लियर सी बात है सर, वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो एच ही रहेगी, तो पी और क्यू दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट एच। यानी कि जो आपका एलिप्स है, एलिप्स क्या है सर? एलिप्स की इक्वेशन है, गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितनी, 4, है ना। अगर मैं इस एलिप्स की इक्वेशन में x की जगह h रख देता हूँ तो कितना हो जाता है, एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्या मैं एच स्क्वायर अपॉन 4 को उस तरफ शिफ्ट करूँ तो आपको चलेगा क्या? कर दो सर। एच स्क्वायर अपॉन 4 को वहाँ शिफ्ट किया तो कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। एक छोटा सा काम और मैं करना चाहूँगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 माइनस एच स्क्वायर अपॉन कितना, 4। और क्या, और एक छोटा सा काम, 3 को वहाँ शिफ्ट कर लिया तो ये 3 कुछ इस तरीके से दिखेगा, इज इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर। अब अगर ये वाई स्क्वायर आया है और अगर मैंने अंडर रूट लिया तो वाई कितना होगा सर? वाई आपका होगा, वाई जो फाइनली आपका होगा वो कितना होगा भाई, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर व्हाट, अंडर रूट ओवर 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट कितना, 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और टेक्निकली ये आपके पी और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अंडर रूट ओवर 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये है अंडर रूट ओवर 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2। ये आपका P का y कोऑर्डिनेट है, और Q के अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो नेगेटिव साइन के साथ अंडर रूट ओवर 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी तो नहीं है अभी तक, क्या आपको बात समझ आई? अब उन्होंने आपसे एक और बड़ी मजेदार सी बात कही कि सर अब आपने क्या किया, अब आपने P और Q पर टेंजेंट बनाई। अब जैसे ही आप P और Q पर टेंजेंट बना रहे हो तो वो जो टेंजेंट्स हैं, क्या आप सिमेट्री से नहीं देख पा रहे हो कि वो जो टेंजेंट्स है सर वो एक्स एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो अगर मैं पी क्यू के बारे में अगर आपसे बात करूं तो ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखना, बड़ी मजेदार सी बात है। आप एक बात बताओ, पी और क्यू पर हमने जो टेंजेंट्स बनाई है ना, जैसे मान लो सर पी पर जो आपने टेंजेंट बनाई है वो कुछ इस तरीके से जाती है और इस तरीके से जाकर आपकी कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, है ना। इससे मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ, पर चीज़ें अब हमारी थोड़ी सी इस तरीके से बन रही होंगी। और सर इसी तरीके से अगर आप इससे भी आगे बढ़ा लें तो आपको मैं जो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ बस उस बारे में सारी लड़ाई चल रही है ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ। और एक बात बताओ, अब आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जो क्यू पर टेंजेंट आपकी बनेगी वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगी। आई होप इस बात से आप एग्री कर रहे हो, यानी कि आप क्या मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? चूंकि सिमेट्री के कंसेप्ट से पी और क्यू पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पी और क्यू पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका क्या आप मुझे बता सकते हैं, उसका क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर एक्स कोऑर्डिनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होना तय है, क्योंकि सिमेट्री से देखो ना, पी और क्यू बिल्कुल सिमेट्रिकली एकदम इक्विडिस्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो जैसा ये जाएगा ऐसे ही जाएगा, तो बिल्कुल सी बात है सर एक्स एक्सिस पर ही उनको इंटरसेक्ट करना तय है। ये बात तो आप समझ पाए? समझ गए सर। अब क्या, अगर y कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए कह लूँ लेट्स से अल्फा, अल्फा कहीं और तो उन्होंने नहीं लिया है ना, मेरे ख्याल से नहीं लिया है, तो हम ले लेते हैं अपने लिए अल्फा, ठीक है। एक बात बताओ, एक बात सोच के बताओ, अल्फा कॉमा 0 एक पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या है? आप मेरी बात सोच पा रहे हो? मैं फिर से कहता हूँ, अल्फा कॉमा 0 एक पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या है? सर पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, PQ is the chord of contact to this ellipse with respect to the point alpha comma 0. And can we write this equation of chord of contact? सर ये तो आपका सबसे आसान काम है, याद करो सर। ये आप देते हो t is equals to 0 से, यानी मैं इस ellipse किसकी x square upon 4 plus y square upon 3 is equal to 1, ये जो आपकी chord of contact है इसकी अल्फा कॉमा 0 के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिख रहा हूँ, t is equals to 0 से अप्लाई कर रहा हूँ, किसके लिए? अल्फा कॉमा 0 से, है ना, किसकी? आपके इस एलिप्स की। तो वो क्या हो जाएगा x(x1), तो ये हो जाएगा अल्फा x अपॉन कितना 4 प्लस, गौर से सुनिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बारे में बात करेंगे, 0y1 तो वो तो पूरा 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मैं x निकाल सकता हूँ?
आई होप हम निकाल सकते हैं, बड़ी आसान सी बात है। एक्स कितना आएगा गौर से देखो सर, एक्स जो आएगा वो फाइनली आपको बहुत कुछ कह जाएगा। एक्स जो होगा वो होगा, ध्यान से देखो, -4 अपॉन अल्फा। एक्स जो होगा ध्यान से देखो कितना होगा, आई एम रियली सॉरी, -4 क्यों लगाया मैंने, थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ आज, है ना। एक्स जो होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा 4 अपॉन अल्फा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। अब अगर एक्स आपका 4 अपॉन अल्फा है, एक मिनट सर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, सोच के देखो। ये जो ए बी की इक्वेशन है सर, ये तो आप कह रहे थे एक्स इज इक्वल टू एच, ये मैंने कब कहा, ये मैंने नहीं कहा, पर आपको दिखा ना, ये एक्स इज इक्वल टू एच ही तो है। y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो x के h पॉइंट से पास होती है, तो ये जो AB, ये जो PQ कॉर्ड है आपकी, ये जो PQ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी इक्वेशन जो आप लाए हो 4 अपॉन अल्फा, वो आपके अकॉर्डिंग क्या है, x इज इक्वल टू h। तो क्या मैं h और अल्फा में रिलेशन निकाल पा रहा हूँ, बेशक निकाल पा रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे h की जो वैल्यू है वो है 4 अपॉन अल्फा, या अगर आप अल्फा को लिखना चाहें तो उसे आप क्या लिखेंगे, 4 अपॉन h। तो अल्फा की भी वैल्यू पता चल गई भाई, अल्फा अल्फा नहीं है सर, अल्फा 4 अपॉन h है। इन सब बातों में रखा क्या है, ये सब बातें हो क्यों रही है सर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आपको कुछ समझ आएगा क्यों सर, क्योंकि ये पॉइंट क्या था, ये जो दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती है, जहां मिलती हैं, वो पॉइंट है जनाब आपका r। क्या अब आपको कुछ बात समझ आई, आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है कि सर देखो P है, Q है, R है, तो क्या ट्रायंगल PQR का एरिया निकाल सकते हैं। छोड़ो ट्रायंगल PQR में अगर ध्यान से देखोगे आप, तो अगर मैं PQ को बेस मान लूँ और इस पॉइंट को, लेट्स से मैं इस पॉइंट को कुछ कह लेता हूँ PQR, इससे कह लेते हैं S, अगर मैं SR को हाइट मान लूँ तो बहुत आराम से आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सर क्या आप बात समझ पा रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला आपका एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों की तरह काम कर रहे हैं। तो सर पहले तो क्या निकाल लेते हैं, PQ, इस ट्रायंगल का एरिया मैं निकालना चाह रहा हूँ, PQR ट्रायंगल का एरिया, है ना। तो PQR ट्रायंगल का जब हमने एरिया निकालना चाहा, तो ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल PQR, और यही बातें अब हमारी चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगी। इसी बात तक आने की हमने सारी लड़ाई लड़ी है। ध्यान से देखो भाई, बेस, बेस क्या, PQ, PQ कितना, सोच के देखो सर, सीधी सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी, ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी, बट विद द मॉड साइन, तो इसका डबल। अब इसका जब डबल किया मतलब दिस प्लस दिस, आप सोचो ना, समथिंग अपॉन 2 प्लस समथिंग अपॉन 2, यानी जैसे सोचो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है 1, तो दिस बाई 2 प्लस दिस बाई 2 तो कितना हो जाएगा दिस, यानी अंडर रूट 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर, है ना। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया आएगा वो होगा हाफ बेस, कितना, डिस्टेंस वाइज बात कर रहे हैं ना, तो सिग्नेचर डजेंट मैटर एट ऑल, तो 3 टाइम्स 4 माइनस एच स्क्वायर। क्या आप मेरी इस बात से सब लोग सहमत हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें समझ आई। अभी क्या, अभी अगर मैं अगली बात आपसे कहूँ, तो ये तो हुआ बेस, अब हाइट हम निकालेंगे। हाइट कितनी होगी सर, हाइट होगी ये, है ना। अब आप खुद सोचो सर, ये डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस क्या होती है, 4 अपॉन एच माइनस एच अपॉन 0। क्या इस बात से कोई परेशानी, आप चाहें तो मॉड लगाएं, बट मैं कह रहा हूँ देखो ना, आप चीज़ें खुद सोच के देखो, हमने h जो पॉइंट लिया है वो इस तरीके से ही लिया है, इस तरफ, है ना, हमने भी उसे पॉजिटिवली ही ट्रीट किया। अगर मैं चाहता तो उसे इस तरफ सोचता, तो क्यों हम अननेसेसरीली अपनी कहानी को कॉम्प्लिकेट करें। मैं एक और मॉड लगाकर अपनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूँ। मैं मान लेता हूँ फिलहाल कि सर चीज़ें देखो, हमने मानी है कि h इधर ही मान लिया है, देखेंगे जो होना होगा, समझेंगे बात को। और उस तरीके से आपका ये अल्फा और उधर गया, यानी कि 4 अपॉन एच। तो डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं, तो ये डिस्टेंस है 4 अपॉन एच, ये डिस्टेंस है h, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 अपॉन एच माइनस एच। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, सर ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है, और सुनिएगा जो हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 अपॉन एच माइनस एच। ये आपका आ रहा है ट्रायंगल PQR का एरिया। इसका मिनिमम मैक्सिमम जो भी निकालना है निकाल लेंगे, पर क्या ये सारी बात समझ आई। ठीक है सर, सोचते हैं आगे, सुनना। ट्रायंगल PQR का एरिया हम निकालने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो मैं बस कर रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं सोच रहा। 1/2 को एज इट इज़ हम कीपिंग एज इट इज़। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, √3 को मैं थोड़ा सा बाहर ले आ रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचना 4, ये h उधर गया तो h स्क्वायर, आप देखना 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 1 और 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 1/2, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1/2 यानी 1.5 यानी 3/2। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 4 माइनस एच स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो h डिनोमिनेटर में उसे मैं यहाँ रख लूँ क्या। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत, परेशानी, इशू या कंसर्न नहीं है, आप किसी भी बात से तकलीफ में नहीं है, ये चीज़ें सॉर्टेड हैं क्या। ये आपके अकॉर्डिंग आता है सर ट्रायंगल PQR का एरिया, बिल्कुल सही बात है। अब उसने क्या पूछा है उस पर बात करते हैं। उसने जो पूछा आपसे वो कुछ ये बातें पूछी, उसने पूछा आपसे Δ1 और Δ2। Δ1 और Δ2 क्या है आपके इन ट्रायंगल्स के मैक्सिमम और मिनिमम एरियाज। सर निकाल लेंगे, लेकिन
इन मैक्सिमम और मिनिमम एरिया में चीज़ें कैसे सोचनी है, ज़रा इस बारे में बात कर लो। बिल्कुल कर लेते हैं, गौर से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। आप बस ये ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखो, आपको चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। क्या इसको लेके आप कुछ अपना एक ओपिनियन, अपना कुछ आइडिया रखते हो? अच्छा, उसने एक और बात आपसे कही थी जो आपने नोटिस नहीं की, वो एच को लेके ना एक बात कह रहा था कि एच जो है वो 1/2 से 1 के बीच ही है। एच आप ज़्यादा मत घुमाना सर, 1/2 से 1 के बीच ही रखना। क्यों? समझेंगे बात को, पर उसने जो कहा वो मान लेंगे, ठीक है सर। एच जो है वो 1/2 से 1 के बीच रखेंगे, लेकिन पहले इससे थोड़ा समझ सकते हैं क्या? गौर से देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, जो एच का एक फंक्शन है ना, इसने जो फंक्शन बनाया है डेल्टा एच, इस ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है, जैसे वो अपनी भाषा में क्या कह रहा है, डेल्टा एच। उसने आपको हिंट भी दी है कि वो आपको ग्रेजुअली इलिप्स फंक्शन पर ले आया है, और यही JEE एडवांस की एग्जाम करती है। अगर ये जो फंक्शन है सर, उसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है, और एच को ये इंश्योर करना है कि 1/2 से 1 के बीच ही रहे। तो सारी बातें कर लेंगे, पर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको हिंट देना चाह रहा हूँ कि क्या आप मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकालने से पहले ये बताने में हेल्प करोगे कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन है? कोशिश करते हैं। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का अंदाजा हम इसे डिफरेंशिएट कर ही लगा सकते हैं। अब सुनना, मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा। डेल्टा एच आपका फंक्शन है ना? डेल्टा एच फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने चले हैं, है ना? पहले मैं डेल्टा एच लिख लेता हूँ ताकि हमारी चीज़ें सॉर्टेड रहे। वहाँ पर हम वापस आएंगे, पर यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ √3/2 टाइम्स, है ना? आई थिंक डिनोमिनेटर में ही एच है, बिल्कुल डिनोमिनेटर में ही एच है, इससे मत छेड़ना सर, इसे हम अलग से रखेंगे। अच्छा, एच को मैं थोड़ा यहीं रखता हूँ, है ना? सुनना ध्यान से, 4 - h² की पावर कितनी, 3/2, और डिवीजन में कितना, h। आई थिंक मैंने सही लिखी हैं बातें, फिर से देख लेते हैं। 4 - h² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय h, सॉर्टेड है। अच्छा, मैं या तो क्वोशिएंट रूल लगाऊं या फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला प्रोडक्ट रूल लगा लूं। मुझे जो ठीक लगेगा मैं कर लूंगा, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? गौर से देखना। ऐसा करने का रीज़न ये है, अगर आप क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करते हो तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रही हैं, बट ठीक है वैसा कर लो। पर मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कैसे? गौर से देखना, ध्यान से देखना। डेल्टा डैश एच निकालने की जद्दोजहद है। √3/2 will stay outside, so I'm not moving it anywhere. We'll keep it this way only. But now my concern is, look at this part very carefully, everyone. Very, very carefully. अब देखो, फर्स्ट फंक्शन में 1/h को मान लेता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, चेन रूल लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 3/2 will come to the front, so 3/2 as it is. I hope ये बात आप समझ पा रहे हो। 4 - h², ये क्या हो जाएगा, 4 - h² की पावर 3/2 - 1। 1.5 में से 1 घटाए तो आधा, तो ये कितना हो गया, 1/2। और सुनते जाइएगा, अब आप 4 - h² का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि होगा -2h, जो कि कितना होगा, -2h। और अगर मैं -2h यहाँ लिख दूँ तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है भाई? होनी नहीं चाहिए कायदे से। फिर क्या, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन क्या था सर? आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं, है ना? फर्स्ट फंक्शन जो सेकंड फंक्शन, 1/h को मैंने फर्स्ट फंक्शन बनाया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन बनाया। क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वो भी करोगे तो यही आएगा, है ना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो वो कितना है सर? वो है 4 - h² की पावर 3/2। गौर से देखिएगा, मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 1/h का डिफरेंशिएशन वो कैसे निकलेगा सर? h की पावर -1 आप कह सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, n(x⁻n - 1) वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो ये कितना आएगा भाई? ये आप जानते होंगे, ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ गड़बड़ की नहीं की, है ना? ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका आएगा माइनस साइन, क्योंकि -1, x⁻1 - 1 यानी -2, यानी ये कितना हो जाएगा, डिवीजन में h की पावर 2। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ, इसे प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, क्योंकि अब हम कंक्लूड करने वाले हैं इस पार्ट को, जिसमें आप थोड़ा नोटिस करो ध्यान से, चीज़ें क्या हो रही हैं वो समझना। सर देखो, सारी चीज़ें गई एक तरफ, हमें ज़्यादा कोई विशेष मतलब नहीं है। जैसे 2h से 2h कैंसिल, और जो है ना? मैं डेल्टा डैश h आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ पहले तो ये नेगेटिव रहा, और क्या रहा, √3/2। गौर से देखना, बहुत मज़ेदार सा वाक्य आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये नेगेटिव साइन गया तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 3, तो ये बच रहा है 3 टाइम्स 4 - h² की पावर 1/2। अच्छी बात है सर, माइनस, है ना? ये कितना है, सॉरी ये प्लस है, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, तो ये है प्लस, है ना? 4 - h² की पावर 3/2 अपॉन
एच स्क्वायर। बस घबराना मत, थोड़ा पेशेंटली चीज़ें समझना, मैं बहुत क्लियरली आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि देखो कितना मज़ेदार और बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है। गौर से देखो, h क्या है सर, h 1/2 से 1 के बीच है, अच्छी बात है। तो क्या 4 माइनस एच स्क्वायर जो भी हो, ऑल्दो उसको वो इंश्योर करेगा कि जब आप 1/2 से 1 के बीच रखें तो वो पॉजिटिव रहे। उसने डोमेन को फिक्स किया है इसकी इस तरीके से, है ना। अब जब ये आपका एक्सप्रेशन है, जब अंडर रूट के अंदर है तो तय है पॉजिटिव आना। ये एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर है, मतलब आपके पावर 3/2 है, तो इसका भी पॉजिटिव रहना तय है। h square positive रहेगा। I'm trying to make you understand that this whole expression is always going to be positive. We all know under root 3/2 is also positive, but this negative sign is going to create the whole problem. Negative into positive will make it negative. Now, what I'm trying to make you understand is, if I have figured this part out, कि sir delta dash h is negative, डेल्टा डैश एच इज नेगेटिव, तो क्या मैं बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन करूं कि सर अगर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एच जो आप निकालना चाह रहे हो, कहां से कहां तक, 1/2 से 1 तक, उनके लिए ये नेगेटिव है, ऑल्दो वो उस डोमेन के लिए नेगेटिव है जो उसकी डोमेन फिक्स करी गई है, तो मैं ये कहूंगा क्या कि डेल्टा एच जो होगा वो आपका कैसा फंक्शन होगा, वो सर आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सर ये बहुत अजीब सी बातें नहीं कर रहे हो आप, डिफरेंशिएट किया तभी हम कंफ्यूज हो चुके थे। पहली बात तो इस डिफरेंशिएशन को लेके कंफ्यूज्ड मत रहना, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कैलकुलस में तब हम ये सीखेंगे, ठीक है सर। डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो ये पार्ट समझ आ जाएगा। ये पार्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे डेल्टा डैश एच नेगेटिव आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियरली आपको समझा देना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है लेट्स से एफ ऑफ एक्स, और अगर आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, है ना, और अगर वो आया आपका नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका जो कर्व है वो नीचे गिर रहा होगा। नीचे गिरने का क्या मतलब है, नीचे गिरने का ये मतलब है कि अगर मान लो मैं इस दौरान उसे ऑब्जर्व करूं, है ना, मान लो ये एक वैल्यू मुझे कोई देता है x1 और ये कोई मुझे वैल्यू देता है x2, है ना, इस दौरान अगर मैं ऑब्जर्व करूं और x1 से x2 में मुझसे कोई पूछे कि ये जो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ और छोटी से छोटी वैल्यू बताओ, तो चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप देख पा रहे हो ना, x एक्सिस पर x1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है x2 के, पर चूंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आप f ऑफ x1 ढूंढें और f ऑफ x2 ढूंढें तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सर, ये जो वैल्यू होगी ये रही होगी f ऑफ x1 और ये रही होगी f ऑफ x2। अगर मैं आपसे y एक्सिस पर देखूं तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के ऊपर है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के ऊपर है, यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है। Despite x1 being smaller than x2, we have figured it out that f of x1 is found to be greater than f of x2. That clearly means ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो छोटी वैल्यू पर बड़ी वैल्यू और बड़ी वैल्यू पर छोटी वैल्यू मिलेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कंफ्यूजन तो नहीं है? यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। और ये टेस्ट करने का तरीका होता है जो हम कैलकुलस में पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब मोनोटोनिकली वो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके उस डोमेन में जहाँ पर वो नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ आई क्या? तो हमने क्या फिगर आउट किया, हमने ये फिगर आउट किया सर डेल्टा डैश एच जो है वो नेगेटिव था 1/2 से 1 के बीच में, यानी डेल्टा एच आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जो डेल्टा एच की मैक्सिमम वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो आपको कहाँ मिलेगी भाई, वो मिलेगी h की वैल्यू 1/2 पर या 1 पर। सर डिक्रीजिंग है, बड़ी वैल्यू चाहिए तो छोटी वैल्यू पर मिलेगी, तो h की जगह क्या पास कर दीजिए 1/2। डेल्टा h की, h क्यों बोल रहा हूं मैं, डेल्टा h की मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी सर, मिनिमम चाहिए, मिनिमम कहाँ मिलेगी, h की सबसे बड़ी वैल्यू पर जो कि कितनी है 1, तो h की जगह क्या पास कर दीजिए 1, ये आपके होंगे। अच्छा, डेल्टा h मैक्सिमम मतलब क्या, डेल्टा h मैक्सिमम मतलब डेल्टा 1, तो टेक्निकली ये होगा आपका डेल्टा 1 और ये होगा डेल्टा 2, जो जस्ट अब हम निकालेंगे, है ना, निकाल लेंगे, कोई बहुत विशेष मुश्किल बात नहीं है। डेल्टा जब आप निकालने चले तो ये रहा डेल्टा h, तो हम क्या निकाल रहे हैं डेल्टा 1 और डेल्टा 1/2, तो जब डेल्टा 1 निकालना चाहे तो h की जगह क्या पास कर दीजिए 1, जैसे ही 1 पास किया तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 3 की पावर 3/2। अब सोच के देखो, ये है 3 और ये है √3, आप सोच के देखो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 3/2, क्या आप मेरी बात समझ पाए, और डिनोमिनेटर में 2 है ही। अब देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/2 4/2, यानी 3 का स्क्वायर यानी कितना 9/2, तो डेल्टा 1 कितना आता है सर, ये आता है 9/2, है ना, तो डेल्टा 1 कितना आता है सर, ये आपका आ जाता है 9/2, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा,
डेल्टा 1/2, डेल्टा ऑफ 1/2, तो h की जगह क्या रखेंगे सर, h की जगह हम पास करेंगे 1/2, तो मैं डेल्टा ऑफ 1/2 भी निकाल लेता हूँ। थोड़ा पेशेंटली ध्यान से दिखेगा, मज़ेदार सी बात है। √3 है ना, ये h की जगह जब 1/2 रखता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे √3 बचता है, जिसे मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 1/2 इंटू, गौर से देखिए, गौर से देखिए, 1/2 रखा तो कितना हुआ 1/4, गौर से देखना 1/4 है ना, 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना 15, कोई तकलीफ तो नहीं, तो ये हो रहा है 15/4। मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ 15/4 की पावर 3/2, 15/4 की पावर 3/2। बस यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुली करनी है चीज़ें, और यकीनन तौर पर आप कर लेंगे। बस एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, 15/4 में क्या मैं 15 को ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ 5 इंटू 3, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, मैं इसे लिखता हूँ 3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 3/2, तो फिर वही बात 3 की पावर 4/2 और 3 की पावर 4/2 यानी कितना सर, 3 की पावर 4/2 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये 9 तो रहना तय है। अब क्या बच रहा है सर, आपको मिल रहा है 5/4 की पावर 3/2, जिसको हम देख लेंगे जो होना होगा, तो ये क्या आ रहा है सर, ये आपका आ रहा है डेल्टा 1/2 है ना, हम रियली सॉरी इक्वल क्यों लगाया हमने, है ना, ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका डेल्टा ऑफ 1/2, जो कि कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। सर अब हमारे पास डेल्टा 1/2 है, डेल्टा 1 है, यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 2, यानी आपके डेल्टा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, बिल्कुल मिल गई सर। अभी क्या करें, अब बस आंसर निकालना है। देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और आपको दिखेगा, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की और गुंजाइश है, कैसे, ध्यान से देखो, 5 की पावर 3/2, अब जब पावर 3/2 है तो क्या, जब पावर 3/2 है तो आप देख पाओगे, ध्यान से देखना, 5 की पावर 1 इंटू 1/2, आप समझ पा रहे हो, और 4 की पावर भी 1 इंटू 1/2। अब गौर से देखो, 5 की पावर 1 इंटू 1/2, तो 5 की पावर 1 मैंने बाहर निकाला, तो 9 इंटू 5 कितना 45, तो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है 45 इंटू 1/2 यानी 5 की पावर 1/2 यानी √5, डिनोमिनेटर को गौर से देखेगा, ये है टेक्निकली 4 के क्यूब का √, 4 की पावर 3 की पावर 1/2। आप देख पा रहे हो ना हमने क्या किया, जब मुझे कोई लिख के दे रहा है 4 की पावर 3/2, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ 4 की पावर 3 इंटू 1/2, यानी मैं इसे क्या लिख रहा हूँ 4 का क्यूब की पावर 1/2। ये मन ही मन में करना है भाई, आपको समझाया जा रहा है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 का √8, तो डिनोमिनेटर में मैं लिख रहा हूँ 8। तो जो आपका डेल्टा 1/2 आ रहा है, डेल्टा जो आपका 1/2 आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई 45 टाइम्स √5 डिवाइडेड बाई 8। अब उसने जो पूछा जरा उस पर बात करते हैं, उसने क्या पूछा भाई, वो आपको दे रहा है एक एक्सप्रेशन 8/√5 टाइम्स डेल्टा 1 है ना, 8 बाय, वो आपसे पूछ रहा है 8/√5 टाइम्स डेल्टा 1। नाउ व्हाट वाज डेल्टा 1, डेल्टा 1 वाज दिस व्हिच इज 45 टाइम्स √5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है सर, माइनस व्हाट डू वी हैव, -8 टाइम्स डेल्टा 2, तो -8 टाइम्स डेल्टा 2, एंड व्हाट डू वी हैव एज डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज क्लियरली नथिंग बट 9/2। इसे तो सिंप्लीफाई आप सब कर सकते हैं भाई, जल्दी से आंसर बता दो क्या आ रहा है। देखो सर 8 से 8, √5 से √5 कैंसिल, सो ये बचा 45, और क्या 2 का 4 गुना और 9 इंटू 4 36। क्या मेरी आप बात समझ पाए, और 45 में से 36 सब्ट्रैक्ट करना बहुत मेजर चैलेंजिंग टास्क नहीं है। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 5 45, यानी टेक्निकली आंसर कितना आता है 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप मार्क करेंगे जनाब वो कितना होगा 9। क्या ये पूरा क्वेश्चन बहुत क्लियर और मैनर में आपको समझ आया, इसकी किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट? देखो इस क्वेश्चन में उसने एलिप्स डाला, उसने फंक्शन डाले, उसने मैक्सिमम मिनिमा डाला, उसने डिफरेंशिएशन डाला, इस तरीके से जेडब्ल्यू एडवांस आपके साथ खेल रहा है। अब आप कहाँ ऐसी बातें करेंगे कि सर मैं इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ, मैं कम इंपॉर्टेंट पढ़ लेता हूँ, ये टॉपिक ज़रूरी है, एक छोड़ देते हैं, कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सब पूछता है, और एक भी टॉपिक ना पता हो तो आप क्या करेंगे, आप नहीं करके आ पाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ बहुत प्रॉपरली पढ़नी होगी। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो क्या एक और क्वेश्चन ट्राई करें। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, एक और मज़ेदार सा क्वेश्चन, क्या लिख रहा है वो सुनिएगा। ये जेडब्ल्यू एडवांस ने 2015 में पूछा है। ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देकर एक सवाल पूछा जा रहा है। ट्राई करते हैं सर, समझते हैं चीज़ें कैसे होंगी। सपोज दैट द फोकाई ऑफ द इलिप्स x²/9 + y²/5 = 1 आर f1,0 एंड f2,0। सर इसको तो क्रैक कर सकते हैं। याद करो ये बात हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कई बार डिस्कस की है, बट अगर भूल रहे हो तो आप जानते हो क्या सर, e² क्या होता है? सर e² होता है आपका 1 -
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसे मैं यहाँ ले आता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर जो फोकाई आपकी होंगे F1 और F2, उनके कोऑर्डिनेट्स मुझे ए ई ढूंढने में हेल्प करेगा। यानी अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे ए ई, तो वो आप क्या कहोगे, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको ये रीज़न समझ आया हमने ऐसा क्यों किया? अब अगर मैं यहाँ से खोजूँ भाई, तो आपका देखो ध्यान से, ए स्क्वायर 9 है, बी स्क्वायर 5 है, 9 माइनस 5 4, 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2, क्योंकि वो आपका ए ई का स्क्वायर था टोटल, है ना। तो 2,0 और माइनस 2,0, तो F1 आपका 2,0 और F2 आपका माइनस 2,0। इस तरीके से मैं पहले तो इस एलिप्स को ही ड्रॉ कर लेना चाह रहा हूँ, ताकि जीवन थोड़ा सुलझा हुआ रहे भाई, है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहें उतना अच्छा। तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, सही बना रहा हूँ क्या? आई थिंक चीज़ें सही। अब जैसे ही इसे ऐसा बनाया तो हम एलिप्स को और उठा लेते हैं सर। ये मान लो आपका एलिप्स है ना, तो ये रहा आपका एलिप्स, सॉर्टेड है क्या? आई थिंक चीज़ें आसान है। अभी क्या, अब अगर मैं आपसे बनाने को पूछूं क्या इसके फोकाई, तो फोकाई क्या है आपके F1 और F2। तो मान लेते हैं ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। F1 कितना है सर, 2,0, और ये कितना है, माइनस 2,0। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं जो अभी हमने किया, है ना। F1 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव। हमने भी F1 को पॉजिटिव लिया है और F2 आपका, F2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। अब क्या, P1 and P2 be two parabolas with a common vertex at 0, 0 with foci and F1, 0 and 2 times F2, 0। तो पहले तो आपका एक पैराबोला है, दोनों की वर्टेक्स कॉमन है ओरिजिन पर, ठीक है। इसकी फोकस तो वही है अपनी 2, 0, लेकिन इसकी फोकस सर आगे निकल गई है 2, F2 यानी माइनस 4, 0। ठीक है सर, सोचेंगे T1 be a tangent to P1 and T2 be a tangent to P2 which passes through F1, 0। सर ये तो कहानी बहुत आगे निकल गई है। अब इस बात पे कैसे बात करें, मेरा कहना है थोड़ा चीज़ें आप सिस्टमैटिकली बनाते चलिए, कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन में, एक एक करके चीज़ें वर्कआउट करता हूँ। पहले तो मैं सिंपल सा अपना एक पैराबोला ये वाला बनाता हूँ, ठीक है। फिर आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, M1 जो स्लोप है T1 की और M2 जो स्लोप है T2 की, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं, हम निकाल लेंगे। पहले तो आप एक बात बताओ, क्या आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकाल सकते? मेरा यकीन करिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर आप सिस्टमैटिकली चले तो। एक बात बताओ, इस पैराबोला की जिसकी वर्टेक्स है 0, 0, जिसकी वर्टेक्स है 0, 0 और जिसकी फोकस है आपकी क्या 2, 0, जिसकी फोकस है आपकी क्या 2, 0, इसकी इक्वेशन क्या होगी सर? इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और a कितना है इसके लिए 2, क्योंकि उसका फोकस है 2 पर, तो ये कितना हो गया 8x। ये आपका एक पैराबोला रहा। और ये पैराबोला कौन सा है आपका P1, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये पैराबोला मेरे ख्याल से P1 ही है ना, P1 है, बिल्कुल सही। और P2 क्या है? P2 आपका 2F2, 0। अब 2F2 बताओ, 2F2 मतलब ये है आपका F2, तो इसका डबल कितना, -4। अब अगर एक पैराबोला है जिसका फोकस कुछ इधर कहीं है, ऑल्दो इसका भी वर्टेक्स जो है आपका वो ओरिजिन पर ही है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? बाय द वे हम ये सब जानते हैं, ये कौन सा पैराबोला है, P1, है ना। यहाँ पर ये जो पैराबोला बन रहा है ये आपका P2 है। P2 क्या है, ध्यान से देखो भाई, P2 बड़ा सॉर्टेड सा है, ये भी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला ही फॉर्म है, बट इस तरफ ओपन हो रहा है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4। यहाँ पे a कितना है 4, क्योंकि आपकी फोकस कहाँ है -4, 0 पर, तो a कितना हो गया 4, तो -4 × 4 कितना, -16, और x तो x है। क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ आ रही है, P1 और P2 कैसे वर्कआउट किए? अब क्या, अब कुछ कहा उसने, अब कुछ कहा, देखो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था, बट इतना सिंपल सा ये फिगर है। अब उसने कहा, सुनना, T1 be a tangent to P1 and T2 be a tangent to P2 which passes through F1, 0। अब सारी बातें छोड़ो, F1, 0 है क्या, इतना घुमा के वो बात कर रहा है। F1, 0 आपका 2, 0 है, तो आपकी टेंजेंट है सर, आपको टेंजेंट बनानी है। मैं P1 और P2 दोनों की एक एक करके टेंजेंट बना रहा हूँ, सुना यहाँ से। मैं पहले तो P1 की टेंजेंट बनाता हूँ। तो P1 की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी सर? दोनों तरीके हैं आपके पास, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन a, बस वही ट्राई करते हैं। लेकिन उस दौरान आपको याद रखना होगा कि आपके इस वाले पैराबोला की जब आप टेंजेंट बनाएं तो उसमें ध्यान रखें, इसका एक अच्छा तरीका जो मेरे पास है वो क्या, ध्यान से सुना। इसकी स्लोप, इसकी इक्वेशन तो मैं लिख लूँगा y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन a। बस यहाँ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन आएगा, थोड़ा सा वेरिफिकेशन क्या होगा, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा वेरिफिकेशन के अलावा जो भी वर्ड होता है वो है ना, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, क्योंकि हल्का सा चेंज क्या आएगा, ये आपका स्टैंडर्ड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन ये क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो पहले तो मैं P1 पे काम करता हूँ। P1 की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है सर? स्लो फॉर्म में पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। तो a कितना है सर? 2, a कितना है 2, तो y इज इक्वल टू mx
P1 की जो टेंजेंट है जो कि क्या है टेक्निकली T1 वो कह रहा है ना, तो मैं T1 ही लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। तो T1 को क्या कह रहा है वो, T1 आ जाएगा y इज इक्वस टू, है ना, T1 जो होगा y इज इक्वस टू mx प्लस a अपॉन एम। तो a अपॉन एम यानी 2 अपॉन एम। अब आपको क्या बड़ा सिंपल सा थॉट स्ट्राइक कर रहा है कि सर अगर ये इस पॉइंट से पास होती है तो बात वहीं खत्म हो जाती है कि अब आप क्या कहोगे। अब मैं ये कहूँगा बस कि सर किस पॉइंट से पास होती है, ये जो टेंजेंट है, बाय द वे इसकी स्लोप में m1 ले लूँ तो चलेगा क्या, क्योंकि उसने भी m1 ही लिया अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ूँ तो, क्योंकि देखो m1 इज द स्लोप ऑफ T1, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं बस हाथों हाथ ये काम भी कर लेता हूँ ताकि हम पैरेलल चलाएं। अब जब मैं इस आपके पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, कौन से वाले पैराबोला भाई, आपका दूसरा वाला पैराबोला। कौन सा है दूसरा पैराबोला, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पैराबोला है P2 जिसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, पर उसकी स्लोप कितनी है m2, लेकिन उसमें a की वैल्यू नेगेटिव है और कितनी है -4, तो -4 अपॉन m यानी m2। क्या है बात आप समझ पाए। इन दोनों टेंजेंट को लेके उसने एक ओपिनियन दिया कि वो दोनों f1, 0 से पास होती हैं। वो दोनों भाई साहब f1, 0 से पास होती है। और f1 क्या है सर, f1 है आपका 2, 0, f1 है 2, 0, यानी कि शैलाई से दोनों ही किसे सेटिस्फाई करेंगी, दोनों ही 2, 0 को सेटिस्फाई करेंगी, ये भी और ये भी। तो रख देते हैं। तो रखा तो क्या मिला, देखो जरा ध्यान से, x की जगह रख रहा हूँ 2, y की जगह 0, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स m1 प्लस 2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से। अच्छा 2, 0 से ये टेंजेंट भी पास होती है तो इसे भी सेटिस्फाई करेगी। तो 2, 0 जब यहाँ रखा तो कितना आ जाता है 2m2 माइनस 4 अपॉन m2। सही लिख रहा हूँ क्या, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो कहो भाई, हम फिगर आउट करेंगे इस बात को। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा बस, क्योंकि ये भी 2, 0 से पास होती है। तो 2m2 माइनस 4m2 माइनस 4 अपॉन m2 और 2m1 प्लस 2 अपॉन m1। बहुत बढ़िया। अब m1 और m2 में कुछ रिलेशन मिला है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो और रख दो, या फिर मैं कह रहा हूँ यहीं कुछ कर लो, है ना, यहीं कुछ जो वो पूछ रहा है इसको वर्कआउट कर लो। तो ये निकालने की ही लड़ाई है हमारी सारी। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना, ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन तक मैं आना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात आपको दिख रही है, इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है, वो एक तो ये वाई एक्सिस है ही, ये वाई एक्सिस है ही, बिल्कुल है, बहुत आराम से। लेकिन मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज़रा गौर से देखो, यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है सर, यहाँ से आप लिखोगे 2m1 स्क्वायर प्लस 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन इसमें तो एक प्रॉब्लम है सर, इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप इसे सॉल्व करने चले तो गड़बड़ हो जाएगी। आप गड़बड़ देख पा रहे हो, बड़ी सिंपल सी गड़बड़ हो रही है कि इस तरीके से तो दिक्कत आ जानी है सर, इस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे। तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके ठीक से लिखते हैं, देखते हैं कि दिक्कत है या बस बात है। देखो ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये हो जाता है आपका 2 टाइम्स m1 स्क्वायर, यही लिखा था ना हमने, प्लस 2, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, क्योंकि इस वजह से तो हम m1 स्क्वायर को बहुत गड़बड़ घोटाले में डाल रहे हैं भाई, इस वजह से तो हम m1 स्क्वायर को बहुत गड़बड़ घोटाले में डाल रहे हैं। m1 को लेके आपका कोई ओपिनियन कि m1 कैसे होगा, क्योंकि m1 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए। m1 वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम मैं आपको ठीक करके देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, सुनना ध्यान से, कि सर जो आपने इसकी टेंजेंट जो बनाई है ना, जो इसकी टेंजेंट बनाई है, जो इस पैराबोला की बनाई है, वो f2 से पास होती है। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। और उसने जो इस पैराबोला की टेंजेंट बनाई है ना, वो f1 से पास होती है। उसने ये गड़बड़ की है, बात प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, जो कि एक करेक्शन है। यानी ध्यान से सुनना, जो P1 की टेंजेंट है T1, वो -2, 0 से पास होती है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, P1 की जो टेंजेंट है T1, वो आपकी -2, 0 से पास होती है। टाइपो है, करेक्शन है, ये यहाँ पर ये पूरा पार्ट मेंशन नहीं है, है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई वो हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ये टेंजेंट है, ये आपकी -2, 0 से पास होती है। और P2 की जो टेंजेंट है T2 की जो टेंजेंट है T2, वो जो है आपकी P2 की टेंजेंट T2, वो f1 से पास होती है, यानी वो टेक्निकली 2, 0 से पास होती है। ये पार्ट हमने सही किया है मेरे ख्याल से। 2, 0 अगर पास किया तो 2m2 माइनस 4 अपॉन m2, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 0। लेकिन इस पार्ट में छोटा सा करेक्शन क्या होगा कि इसे हम -2, 0 से पास करवाएंगे। तो 0 तो है ही, -2m1, तो ये कितना आ जाएगा, -2m1 प्लस, है ना, कितना 2 अपॉन m1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आई थिंक अब चीज़ें सॉर्टेड है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका फाइनल आप आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अब सुनना, मैं अगर m1 और m2 निकालूँ तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, देखो
सीधा सीधा काम है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हम इसको उधर पहुंचाते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा m2 है ना, इज इक्वल टू 2/m2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? m2 को इधर लाए तो कितना हो जाता है, m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2। दो वैल्यूज़ आनी चाहिए थी कायदे से, पर मैं वो एक पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से अगर मैं m1 को यहाँ भेजता हूँ, 2 तो 2 हट ही जा रहा है, तो 1/m1 किसके इक्वल आ रहा है, आई थिंक m1 के। सही बोल रहा हूँ क्या? अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ तो मैंने एक गड़बड़ फिर से की, इसका फोकस से पास नहीं हो रही है, वो मेरे ख्याल से उसमें करेक्शन स्टूडेंट्स, वो 2f2,0 से पास होती है, वरना आंसर फिर गड़बड़ आएगा आपका। उसकी ये वाली जो टेंजेंट है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस करेक्शन टाइम एंड अगेन, ये वाली जो टेंजेंट है आपकी, ये कुछ इस तरीके से जाती है कि वो आपके उसके फोकस से पास होती है, वो उसके 2f2,0 से पास होती है ना, कुछ इस तरीके से पास होती है। तो ये जो पॉइंट रहा होगा, जो कि क्या रहा होगा, -4,0, उससे पास होती है। तो बस ये एक छोटा सा करेक्शन है। तो आपके कौन सी P1 की टेंजेंट T1 है ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो T1 की जो आपकी टेंजेंट है, इसमें बस यही करेक्शन है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट। यहाँ पे ये मेंशन्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्राइक या रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है। तो -4,0 जब पास करवाए तो हम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -4m1, और ये कितना हो जाएगा, +2/m1 है ना। काइंडली मेक दैट करेक्शन। अब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते तो आंसर आ जाता, बट ठीक है, अब आप निकाल ही रहे हो तो ऐसे निकाल लो, है ना। 4m2 को वहाँ पहुँचाए तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा टेक्निकली, ये आएगा आपका 2m1 इज इक्वल टू 1/m1। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो m1 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 1/2। m2 का स्क्वायर भी पता है, m1 का भी स्क्वायर पता है। अब अगर मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो वैल्यू किसकी निकालनी है सर, वैल्यू निकालनी है 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, है ना। 1/m1 स्क्वायर, 1/m1 स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा भाई, 2 होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो 1/m1 स्क्वायर कितना होगा, 2, और m2 स्क्वायर कितना है, वो तो 2 है ही, तो 2 + 2 कितना, 4। तो टेक्निकली आप इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, 4। हमने पूरा क्वेश्चन सही किया, बहुत बड़ी विशेष बात नहीं, बस यहाँ पे एक मिस्टेक जो है मैं लिख देता हूँ कि जो आपके टेंजेंट 1 है, यानी जो पैराबोला 1 की टेंजेंट है वो किससे पास होती है, वो आपकी ये जो टेंजेंट 1 है ना, ये जो आपकी टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है, ये आपके -4,0 से पास होती है। -4,0 मतलब 2 टाइम्स f2,0, जो कि आपका क्या है, -4,0। बस यही एक करेक्शन है इसमें। और जो आपकी टेंजेंट 2 है वो आपकी f1,0 से पास होती है, यानी वो आपकी कहाँ से पास होती है, 2,0 से। बस ये करेक्शन ठीक से अगर आप रख देते तो फाइनली इतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। बस यही एक करेक्शन था, मेरे ख्याल से एक अच्छा, मज़ेदार, आसान और बेहतरीन सा एक क्वेश्चन था। इस तरीके से करते हुए मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एलिप्स चैप्टर भी आज कंप्लीट हुआ। जी हाँ, अब हम शिफ्ट करेंगे हाइपरबोला पर, इसी तरीके से सारी चीज़ें करेंगे जो आपकी करी हैं, और मज़ेदार तरीके से कोऑर्डिनेट खत्म करेंगे और कैलकुलस शुरू करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगेज बुक के थ्रू कराएं, अब आप जानते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना, इसके अलावा कोई भी कंसर्न हो वहाँ बताइएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एक छोटी सी दरख्वास्त बस इतनी सी, स्टूडेंट्स शेयर करिएगा और लोगों से। नोट्स के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, गेट नोट्स आपको लिंक दिखाई देगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी वहीं होगा। चीज़ें आसान है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोला के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।